नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए हम रेगुलर आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं और प्रत्येक शनिवार को साथियों हम आपके सामने एक मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, जो मॉडल पेपर बीएसटीसी के पूरे एग्जाम पर आधारित रहेगा। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन करता हूं कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं साथियों, तो बिल्कुल आपको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, और फटाफट से आप शेयर कर दीजिएगा। जो साथी इस समय पहली बार हमारे क्लास में जुड़े हैं, मैं निवेदन करता हूँ सभी साथियों से, चैनल भैया आपका अपना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और आपको सभी प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको प्रश्नों के जवाब नहीं देने, आपको हर प्रश्न के जवाब देने हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं आपको उनके जवाब देने हैं साथियों। फटाफट से शेयर कर दो क्लास को। हाँ भाई, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके सामने और ये क्लास बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी जो साथी हैं उन सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है साथियों। फटाफट से शेयर कर दो। चलिए साथियों, आज के सीरीज के सामने आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा वो आज मैं आपके सामने प्रश्न संख्या 201 से लेकर प्रश्न संख्या 300 तक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको अपन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम उन प्रश्नों को भी करेंगे जो गत वर्ष के बीएसटीसी के पेपर में आ रखे हैं, तो हम उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया। हाँ भाई, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से चैनल को शेयर कर दो फटाफट से। जो साथी लाइव पर आ चुके हैं सभी से मेरा निवेदन है कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना है भैया। ठीक है, हर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। चलिए साथियों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने और प्रश्न संख्या 201 की हम बात करेंगे। बिल्कुल आपके सामने सीरीज में लेकर आ रहा हूं प्रश्न संख्या 201। टॉप क्वेश्चन रहेंगे साथियों, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रश्न संख्या 201 की बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है साथियों प्रश्न संख्या 201। हाँ भाई, सभी साथियों को क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 201। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सभी साथियों क्लियर दिख रहा है क्या? फटाफट से बताओ भैया। प्रश्न संख्या 201 सभी साथियों क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल। प्रश्न संख्या 201 की हम बात करते हैं साथियों। तो प्रश्न संख्या 201 हमें दे रखा है साथियों आपके सामने कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं तो कलराज मिश्र। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करता हूं तो कल्याण सिंह। ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूं गुरुमुख निहाल सिंह। और ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूं साथियों, एक ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। हाँ भाई, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा भैया। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है। 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा साथियों और 30 सेकंड के बाद में इस प्रश्न का आंसर आपके सामने रख दिया जाएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात अपन करते हैं। केवल 30 सेकंड का समय होगा और 30 सेकंड के बाद मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको बताता जाऊंगा और आपको राउंड करना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो चुके हैं। आपको राउंड करना है साथियों आपके कितने क्वेश्चन राइट हो चुके हैं। बिल्कुल, प्रत्येक 30 सेकंड का समय आपके सामने है और 30 सेकंड बाद प्रत्येक प्रश्न का मैं आंसर बताऊंगा और केवल आपको राउंड करना है। ठीक है भैया। चलिए, तो 30 सेकंड का समय इस क्वेश्चन में हो चुका है और मैं उम्मीद तो करता हूं सभी साथियों ने यहां पर सी ऑप्शन चयन कर लिया है। चलिए साथियों, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। बिल्कुल, यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। बिल्कुल, यहां पर सी ऑप्शन राइट करना होगा साथियों। हाँ भैया, सी ऑप्शन को यहां पर क्लिक करना होगा। चेक कर लीजिएगा जिन साथियों के सी ऑप्शन नहीं आया है। बिल्कुल, जिन साथियों के सी ऑप्शन नहीं आया है आप चेक कर सकते हैं साथियों। ठीक है, यानी पहले प्रश्न में कितने साथियों को नंबर मिल चुके हैं, कितने साथियों के खाता खुल चुका है, फटाफट से कमेंट कर देना भैया। आप में से कितने साथियों के खाता खुल चुका है, पहले प्रश्न का आंसर किसके राइट हो गया। प्रत्येक 10-10 प्रश्न पर आपको स्कोर कार्ड बताना होगा। आपको हर 10 क्वेश्चन के बाद आपको अपना स्कोर कार्ड बताना होगा। सभी से निवेदन में करता हूं आपके नंबर काउंट करते जाना भैया। आप सभी को अपने नंबर काउंट करना है भैया।
सभी से मेरा निवेदन है, सभी को अपना नंबर काउंट करना है और हर 10 क्वेश्चन के बाद आप सभी को अपना स्कोर कार्ड मुझे बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते साथियों। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन बंबई में किसने किया था? अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन बंबई में किसने किया था? ऑप्शन दे रखा है साथियों आपके सामने, जे नारायण व्यास, बी ऑप्शन दे रखा है जमनालाल बजाज, सी ऑप्शन दे रखा है समर्थदान, डी ऑप्शन दे रखा है भूपेंद्र त्रिवेदी। बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड का आपके पास में एक पर्टिकुलर समय होगा और उस 30 सेकंड के बाद में मैं आपके सामने इस प्रश्न का आंसर बता दूंगा। हाँ भाई जल्दी से जवाब करें। प्रश्न संख्या 202 टेस्ट पेपर चल रहा है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर होगा आपके सामने। जल्दी से बताइए साथियों, प्रश्न संख्या 202 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 202 का आंसर क्या होगा? हाँ भाई सभी से निवेदन में करता हूं, जो सभी लाइव ले रहे हैं भाई देखो सभी अपने स्तर पर कमेंट करने की कोशिश करें। सभी साथियों से मेरा निवेदन है अपने स्तर पर कमेंट करने की कोशिश करें भैया। बिल्कुल यहां पर चौधरी रवि ने यहां पर जवाब दिया है, रवि चौधरी ने यहां पर इस प्रश्न का जवाब दिया है, रवि चौधरी ने यहां पर जवाब दिया है। बाकी साथियों से भी मेरा निवेदन है फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए भैया 30 सेकंड का आपके पास में समय हो चुका है, 30 सेकंड का समय हो चुका है। हाँ भैया जल्दी से करा दो, बिल्कुल जल्दी से करा देंगे भैया, 30 सेकंड का समय हो चुका है। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन बंबई में किसने किया था? तो अखंड भारत समाचार पत्र का जो प्रकाशन है बंबई में जे नारायण व्यास ने करवाया था। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन पे राइट करना होगा, यानी प्रश्न संख्या 202 का सही जवाब होगा आपके सामने ए ऑप्शन। 202 का सही जवाब होगा साथियों। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 203 की बात करते हैं। राजपूताना गजट का प्रकाशन अजमेर से निम्नलिखित में से किसने किया था? राजपूताना गजट का प्रकाशन अजमेर से निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, मौलवी मुराद अली, मौलवी हुसैन अली, मौलवी अहमद अली और एक ऑप्शन दे रखा भाई मेरे इनमें से कोई नहीं। 203 प्रश्न आपके सामने है, 203 प्रश्न आपके सामने, फटाफट से जवाब दीजिएगा साथियों, फटाफट से जवाब दीजिएगा। 203 प्रश्न आपके सामने है भैया। चलिएगा बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया। राजपूताना गजट का प्रकाशन अजमेर से निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो यहां पर आपको राइट करना होगा मौलवी मुराद अली। बिल्कुल आपको यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा साथियों, मौलवी मुराद अली। राजपूताना गजट का प्रकाशन अजमेर से निम्नलिखित में से किसने करवाया था? मौलवी मुराद अली। ए ऑप्शन आपको राइट करना होगा। चेक कर लीजिएगा साथियों, आप में से कितने साथियों को ए ऑप्शन आ चुका है? जल्दी से चेक कर लो भैया, आप में से कितने साथियों को ए ऑप्शन आ चुका है? चलिए भैया अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में 204। 204 है, प्रजा सेवक समाचार पत्र प्रकाशित होता है। प्रजा सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन दे रखा भाई मेरे अजमेर, बी ऑप्शन दे रखा है जयपुर, सी ऑप्शन दे रखा आपके सामने उदयपुर, डी ऑप्शन दे रखा जोधपुर। देखिए साथियों आपको ध्यान रखना है, इसका जो प्रकाशन करवाया था अचलेश्वर शर्मा ने करवाया था। अब आपसे पूछ रहा है कहां से करवाया? जल्दी से बताइएगा, सभी साथियों से मेरा निवेदन है फटाफट से जवाब करो भैया, देखो बहुत स्लो चल रहे हैं आप अगर तेजी से जवाब देंगे तो हम भी आपको तेजी से आंसर बताएंगे, और अगर आप धीरे धीरे चलेंगे, आप समय लेंगे तो भैया समय लगेगा, फिर आप ध्यान रखना। चलिए साथियों आपके सामने प्रजा सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन किस में से किस सॉरी
प्रकाशित होता था। यहां प्रश्न बोल रहा है साथियों, प्रजा सेवक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो देखिए साथियों, आपको ध्यान रखना है, इसका जो प्रकाशन है अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, अचलेश्वर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने इनका प्रकाशन करवाया था, ने इसका प्रकाशन करवाया था। और कहां से करवाया था भाई मेरे? जोधपुर से करवाया था। तो यहां पर आपको राइट करना होगा भाई मेरे डी ऑप्शन को, यहां पर आपको राइट करना होगा डी ऑप्शन, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। चेक कर लो भाई, आप में से कितने साथियों के डी ऑप्शन आया है? आप में से कितने साथियों के डी ऑप्शन आया है? जल्दी से चेक कर लीजिएगा, जल्दी से चेक कर लो भैया, आप में से कितने साथियों के डी ऑप्शन आया है? चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 205 है, किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन वर्धा से हुआ था? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, और एक ऑप्शन दे रखा आपके सामने सभी। जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार था जिसका प्रकाशन वर्धा से हुआ था? 12वीं की मार्कशीट की डोब चेंज हो सकती है क्या? बिल्कुल, आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर जाइएगा और वहां से आप चेंज करवा सकते हैं भैया, बिल्कुल चेंज हो सकती हैं, बिल्कुल चेंज हो सकती है। आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाना होगा और वहां से आप चेंज करवा सकते हैं। आपको अपनी फोटो ले जाना होगा, प्रिंसिपल से एफिडेविट बनवा के ले जाना होगा और फिर आप चेंज करवा सकते हैं। और इसकी जो ज्यादा जानकारी आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अजमेर के जो नंबर हैं वहां से आप डायल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ भैया जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा प्रश्न का, फटाफट से जवाब दो भाई। हाँ भाई सभी ने चयन कर लिया अपना आंसर, चलिएगा। यहां बोल रहा है आपके सामने, किस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा से हुआ था? तो देखिए साथियों, 1919 में विजय सिंह पथिक ने 1919 में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था, कहां से किया था? वर्धा से किया था। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों राजस्थान केसरी, यहां पर आपको राइट करना होगा राजस्थान केसरी। और आप सभी को पता होगा ये जो समाचार पत्र था राजस्थान केसरी, इसकी आर्थिक जिम्मेदारी जमनालाल बजाज ने उठाई थी। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन को राइट करना होगा। कितने साथियों के राइट हुआ भैया जल्दी से बता दीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते भैया, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 206, 206 आपके सामने दे रखा है साथियों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसको आपको सुमेलिखित करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सुमेलिखित करना है साथियों। आपसे बोल रहे हैं सूची फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई थी? वहर्द राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, सीधा इनको मिलान करना है। हाँ भाई जल्दी से बताइएगा फटाफट से। देखिए भैया सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको मिलान करना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने वही प्रश्न आपके सामने रखे हैं जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, साथ में अगर आप ईएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो भैया बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके पास में। जल्दी से जवाब दीजिएगा। और देखो आपके नंबर काउंट करने हैं, सभी साथियों को अपने नंबर काउंट करने हैं। बिल्कुल चलेगा साथियों। यहां पर अपन बताते हैं, अगर मैं बात करूं साथियों मत्स्य संघ, तो आप सभी को पता होगा साथियों मत्स्य संघ का जो स्थापना हुई थी, मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था भाई मेरे? 18 मार्च 1948 को हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों, यहां पर दे रखा आपके सामने राजस्थान संघ, और राजस्थान संघ का गठन कब हुआ था? आप सभी को पता होगा साथियों 25 मार्च 1948 को हुआ था। संयुक्त राजस्थान संघ की मैं बात करता हूं साथियों तो 18 अप्रैल 1948 को, और वहर्द राजस्थान संघ की मैं बात करता हूं तो 30 मार्च 1949 को। ये साथियों यहां पर पूर्वी राजस्थान संघ, क्या होगा? पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ का गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था साथियों 18 मार्च 1948 को। संयुक्त राजस्थान संघ की बात करते हैं 18 अप्रैल 1948, और वहर्द राजस्थान संघ की बात करते हैं 30 मार्च 1949। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा सभी साथियों का आंसर आ रहा है क्या?
हाँ भैया आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई मेरे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 207। प्रश्न संख्या 207 आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, फटाफट से जवाब दीजिए साथियों। प्रश्न संख्या 207 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल फटाफट जवाब दो। चलिए भैया बात अपन करते साथियों, राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? राजस्थान के प्रथम चरण में, राजस्थान के प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? ये थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है। राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हमारा ये क्वेश्चन है साथियों, ये ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक भी है? थोड़ा हाँ बिल्कुल यहां पर थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, तो इसको अपन कैंसिल आउट कर लेते हैं, ऑप्शन में यहां पर मिस्टेक है, चलेगा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, प्रश्न संख्या 208 है, किस वर्ष राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया था? राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहां प्रश्न ये बोल रहा है कि भाई राज प्रमुख का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? जल्दी से बताइए भैया, राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? एक मिनट, 208 की बात करते हैं, यहां क्वेश्चन पूरा देसर बोल रहे हैं, राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण में प्रधानमंत्री किस जिले का बनाया गया था? ऐसा हो सकता है शायद, एक मिनट चेक कर लो, एक मिनट रुकना सर, चेक कर रहे हैं कहां मिस्टेक हुई है। हाँ बिल्कुल इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पर देखो नाम नहीं पूछा मैंने, मैं यहां नाम नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। यहां क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण में प्रधानमंत्री किस जिले का बनाया गया था? यहां प्रश्न है किस जिले का बनाया गया था, किस जिले का बनाया गया था, ये क्वेश्चन भैया है, ठीक है। हाँ भैया जल्दी से बताओ किस जिले का बनाया गया था, ये प्रश्न है। भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर, बिल्कुल सभी को ध्यान होगा साथियों, यहां पर हमें राइट करना होगा, प्रधानमंत्री का पद किसको दिया गया था? प्रधानमंत्री का पद किसको दिया गया था? जल्दी से बताइए भैया, राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री कौन से जिले का बनाया गया था? बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों, अलवर जिले का यहां प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो बी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। चलो साथियों आगे बढ़ जाते, किस वर्ष राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया था? ये क्वेश्चन जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने एक बार पुनः आपके सामने रखा है, फिर मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन में स्टार भी लिख दिया है कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में, आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जवाब दीजिए साथियों, किस वर्ष राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया था? हाँ जी जल्दी से बताइए भैया, किस वर्ष राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया था? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, बिल्कुल सही जवाब है 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आता है, राज प्रमुख के पद को समाप्त किया जाता है, राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद सर्जित किया जाता है। इस प्रकार राजस्थान की जो प्रथम राज्यपाल है गुरुमुख निहाल चंद को बनाया जाता है, ठीक है साथियों। तो यहां पर ए फोर्थ ऑप्शन को राइट क्लिक करना होगा, चेक कर लीजिएगा आप में से कितने साथियों के फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। चलिएगा आगे बढ़ जाते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 209 की बात करते हैं। कोटा के सिरांज क्षेत्र को 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को किस राज्य को सौंप दिया गया था? यानी कोटा का जो सिरांज क्षेत्र था उसको 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से कौन से राज्य को सौंप दिया गया था? हाँ भाई जल्दी से बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है भैया ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया, मध्य प्रदेश। यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है मध्य प्रदेश।
तो हमें यहां पर साथियों राइट करना होगा मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया था, बिल्कुल यहां पर मध्य प्रदेश को राइट करना होगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 210, संवैधानिक तरीके से कब राजस्थान का नाम अस्तित्व में आया था? संवैधानिक तरीके से राजस्थान का कब नाम अस्तित्व में आया था? ऑप्शन दे रखा है 26 जनवरी 1948, बी ऑप्शन दे रखा है 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन दे रखा है 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन दे रखा 1 नवंबर 1956। प्रश्न को पूरी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका रिस्पॉन्स करना है। जल्दी से जवाब दीजिएगा भैया क्या आंसर होगा। क्या बात है, बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया ने। देखिए साथियों क्वेश्चन का लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां आप प्रश्न का लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, केवल डी ऑप्शन लगाने में लगे हुए। डी ऑप्शन सबका गलत होगा। जिन साथियों ने डी ऑप्शन के लिए किया बिल्कुल गलत है भैया, डी तो हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपके सामने संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो हमें राइट करना होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक तरीके से राजस्थान के इस भौगोलिक क्षेत्र का जो नाम है वो राजस्थान के रूप में रखा गया था। यानी संवैधानिक तरीके से 26 जनवरी 1950 को इस भौगोलिक क्षेत्र का नाम राजस्थान पहली बार पुकारा गया था। ठीक है साथियों, तो यहां पर हमें राइट करना होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संवैधानिक तौर की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? संवैधानिक तौर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी विधि के अनुसार। चलिएगा भैया आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 211, 211 की मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 211 बोल रहे हैं राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन कब किया गया था? देखिए प्रश्न का लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दे रखा 1919, बी ऑप्शन दे रखा 1920, सी ऑप्शन दे रखा 1921, डी ऑप्शन दे रखा 1922। जवाब दीजिए साथियों। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई सभी साथियों से मेरा निवेदन है फटाफट से जवाब दीजिएगा। अगर आपको भी इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो भाई फटाफट से जवाब दो, है ना, थोड़ा समय नहीं ले, फटाफट से जवाब दे। बिल्कुल राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन कब किया गया था? सभी के सामने बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर नजर आ रहा है स्क्रीन पर। नहीं 1948 आपने पढ़ा था वो सही बात है, लेकिन संवैधानिक तौर की अगर बात करेंगे तो 1950 को ही राइट करना होगा भैया। हाँ जी, राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन कब किया गया था? 1919 में किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन कब किया गया था? 1919 में। कल भी मैंने जब ये क्वेश्चन करवाए थे, मैंने आपको पढ़ा रहा था, प्रजामंडल जब पढ़ा रहा था वहां पर भी इस क्वेश्चन की हमने चर्चा करी थी, और मुझे विश्वास है कि आज आप भूल जाएंगे, और वास्तव में यही हुआ कि आप आज फिर भूल गए। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन की बात करते हैं बीकानेर, सीकर, जैसलमेर और पाली। ये ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहां पर है? जल्दी से जवाब देते चले सभी साथियों से मेरा निवेदन है। बिल्कुल, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहां पर है? यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों जैसलमेर में। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहां पर स्थित है? तो आपको भैया यहां पर जैसलमेर को क्लिक करना होगा। बिल्कुल यहां पर 12वीं का सही जवाब करना होगा साथियों जैसलमेर, यानी हमें यहां पर सी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 213 की बात करते हैं। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक
निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ऑप्शन दे रखा है राम नारायण चौधरी, दुर्गा प्रसाद चौधरी, हीरालाल चौधरी और एक हीरालाल शास्त्री, और एक ऑप्शन दे रखा विजय सिंह पथिक। जवाब करें भैया। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो यहां पर हमें सी ऑप्शन पर राइट करना होगा, हीरालाल शास्त्री जी। बिल्कुल यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा, हीरालाल शास्त्री जी ने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। हीरालाल शास्त्री जी को यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 214 की बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या हाँ भाई, प्रश्न संख्या है 214। त्याग भूमि समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। त्याग भूमि समाचार पत्र को प्रकाशित करवाया गया था। ऑप्शन दे रखा है साथियों माणिक्यलाल वर्मा, बी ऑप्शन दे रखा हरिभाऊ उपाध्याय, सी ऑप्शन दे रखा गोकुल भाई भट्ट, डी ऑप्शन दे रखा भूपेंद्र त्रिवेदी। जवाब कीजिएगा, प्रश्न संख्या 214 का जवाब क्या होगा? त्याग भूमि समाचार पत्र को प्रकाशित करवाया गया था। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर हरिभाऊ उपाध्याय। बिल्कुल हरिभाऊ उपाध्याय ने इस समाचार पत्र का जो प्रकाशन करवाया था 1927 में करवाया था। यानी त्याग भूमि नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन है हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था 1927 में। तो यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों, बिल्कुल यहां पर हमें बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सही जवाब होगा आपके सामने बी ऑप्शन। बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा भाई मेरे बी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी साथियों के? चलिए आगे बढ़ जाते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, और एक ऑप्शन दे रखा है सभी। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? जवाब दे भैया फटाफट से। देखिए मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? माणिक्यलाल वर्मा ने लिखे हैं। यहां पर आपको बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चेक करो भैया, आपने इस प्रश्न का बी ऑप्शन चयन किया क्या? जल्दी से चेक कर लीजिएगा, आपने यहां पर बी ऑप्शन चयन किया क्या? फटाफट से देख लो। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 216, जैसलमेर में सर्वाहित वाचनालय की स्थापना किसने की है? जैसलमेर में सर्वाहित वाचनालय की स्थापना किसने की है? ऑप्शन दे रखा है जे नारायण व्यास ने, जीतमल पुरोहित ने, सागरमल गोपा ने, बाल मुकुंद बिस्सा ने। जैसलमेर में सर्वहित वाचनालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है? तो यहां पर आपको क्लिक करना होगा साथियों सागरमल गोपा ने। देखिए यहां पर आपको सी ऑप्शन को क्लिक करना होगा। मैं निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों से कि भाई सभी अपने अपने जवाब करें, सभी अपने अपने जवाब करें। मैं निवेदन कर रहा हूं भैया सभी साथियों से, आप अगर जवाब नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा भैया कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपको कितना आ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं भाई सभी अपने स्तर पर जवाब चयन करें।
चलिएगा आगे बढ़ जाते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 217। जोधपुर खादी भंडार की स्थापना निम्न में से किसने की थी? जोधपुर खादी भंडार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए भैया, जोधपुर खादी भंडार की स्थापना हमने कल भी प्रजामंडल के अंदर पढ़ा था। 1934 में इसकी स्थापना करी गई थी। अब आपको बताना है कि भाई किसने स्थापना की है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने इसकी स्थापना की थी। चलिए साथियों, जोधपुर खादी भंडार की स्थापना 1934 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई थी। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन पे राइट करना होगा, यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। चेक करते जाना भैया, अगर आपका आंसर गलत हो जाता है कोई बात नहीं भैया, क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है, साथ के साथ याद कर लेना। देखो क्या होता है कि जब हमसे गलती होती है ना तभी हम सीख पाते हैं, बिना गलती के कोई भी शख्स नहीं सीख पाता है। तो गलती होगी ऐसा कोई वो टेंशन नहीं ले, केवल आप जवाब देने की कोशिश करें। 218 प्रश्न दे रखा है, जैन वर्धमान विद्यालय का गठन किसने किया था? जैन वर्धमान विद्यालय का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन दे रखा आपके सामने विजय सिंह पथिक, बी ऑप्शन दे रखा है भाई मेरे अर्जुन लाल सेठी, सी ऑप्शन दे रखा है जमुना लाल बजाज, और डी ऑप्शन आपको दे रखा भैया हीरा लाल शास्त्री जी। बिल्कुल सही जवाब दे हैं यहां पर जैन वर्धमान विद्यालय का गठन। जैन वर्धमान विद्यालय का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? अर्जुन लाल सेठी ने किया था। तो यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, यहां पर साथियों हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। इसका जो गठन किया गया था 1908 में किया गया था, और कहां पर किया गया था? जयपुर में इसका गठन किया था। तो 1908 में जयपुर में इसका गठन किया था, अर्जुन लाल सेठी ने किया था। तो यहां पर आपको बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 219। राम नारायण चौधरी ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था? राम नारायण चौधरी ने निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था? दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए भैया, बिल्कुल देखिए साथियों, यहां पर प्रश्न है कि राम नारायण चौधरी ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से करवाया था? तो सबसे पहले इन्होंने दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। किसका कराया था भैया? दैनिक नवज्योति। और इस समाचार पत्र का प्रकाशन कब करवाया था? तो आपको ध्यान रखना भैया 1936 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1936 में। तो रामनारायण चौधरी ने दैनिक नवज्योति नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन है 1936 में कराया था, और बाद में इस जो अखबार है, ये जो न्यूज़पेपर है, इसकी जो कमान है वो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने संभाली थी। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? तो यहां पर हमें राइट करना होगा भैया, यहां पर हमें राइट करना होगा दैनिक नवज्योति। 220 की बात करते हैं। राजस्थान में प्रताप समाचार पत्र का संबंध किससे? राजस्थान में प्रताप समाचार पत्र का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने अर्जुन लाल सेठी से संबंधित है क्या? बी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो भाई आपको दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है हीरालाल शास्त्री जी से संबंधित है क्या? सी ऑप्शन है प्रताप सिंह बाराड़ से संबंधित है क्या? और डी ऑप्शन है भाई विजय सिंह पथिक से संबंधित है क्या? हाँ भाई जल्दी से जवाब कीजिएगा।
चलिए भैया, बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। राजस्थान में प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन का संबंध किससे है? तो बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों, विजय सिंह पथिक से संबंधित है। तो बिल्कुल हमें यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। राजस्थान में प्रताप समाचार पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विजय सिंह पथिक से है। किससे है भाई मेरे? विजय सिंह पथिक से है। ठीक है, गलतियां हो रही है, विजय सिंह पथिक। आगे प्रश्न की बात करते हैं। मवेशियों के विक्रय पर वसूल की जाने वाली लगान थी। मवेशियों की बिक्री पर वसूल की जाने वाली प्रमुख रूप से लगान कौन सी थी? ऑप्शन है सिंगोटी, अबियाना, बिगोड़ी, और एक ऑप्शन दे रखा भाई आपके सामने लाटा। बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल यहां पर सही जवाब होगा सिंगोटी। सिंगोटी एक प्रकार का जो टैक्स है, एक प्रकार का कर है जो पशुओं के ऊपर लिया जाता है। तो पशुओं के ऊपर जो लिया जाने वाला कर था वो सिंगोटी था। क्या था भाई मेरे? सिंगोटी। ए ऑप्शन पे हमें यह राइट करना होगा साथियों। आगे बढ़ जाते हैं। राज्य में किसान आंदोलन का मूल कारण क्या था? राज्य के अंदर किसान आंदोलन बढ़ते जा रहे थे, उनका मूल कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन लगान की व्यवस्था, बी ऑप्शन है राजस्व व्यवस्था, सी ऑप्शन है प्रमुख लाग बाग लेना, डी ऑप्शन है सभी। बिल्कुल जल्दी से चयन करो। चलिए भैया, 30 सेकंड का आपके सामने समय है। क्वेश्चन दे रखा है, राज्य में किसान आंदोलन का मुख्य कारण था, एक था लगान व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, प्रमुख लाग बाग लेना। तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरा डी। राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का जो प्रमुख कारण था कि भाई एक तो लगान व्यवस्था बहुत ज्यादा थी राजस्थान, और राजस्व व्यवस्था अपना रखी थी, प्रमुख लाग बाग लेना, विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा रखे थे। ठीक है, इस वजह से वहां के जो स्थानीय किसान थे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और उन्होंने जो ये लाग बाग थी वो देने के कारण मना कर दिया था, इसलिए विद्रोह होने लगे, आंदोलन शुरू होने लगा था। पलसना, कटराथल, गोधरा, कुंदन गांव संबंधित है। बताओ भाई कौन से जिले से संबंधित? पलसना, कटराथल, गोधरा व कुंदन गांव कहां से संबंधित है? किस जिले से संबंधित है? जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल यहां पर जवाब करना होगा, सीकर जिले से संबंधित है। कौन से जिले से संबंधित है भाई? सीकर जिले से संबंधित है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है, सीकर। सीकर जिले से संबंधित है। तो ध्यान रखिए साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको एक बार पढ़ के जाना होगा। मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? बताओ भैया, मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने दे रखा साथियों, हरलाल सिंह, नैनूराम, मोहम्मद अली, मगाराम वेद। हाँ भैया, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करें। बिल्कुल, मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? मेव किसान आंदोलन मोहम्मद अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन पर राइट करना होगा। बिल्कुल सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते साथियों। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? जवाब दो और फटाफट से दो। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर। बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया।
मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? भूरेलाल भैया ने तैयार किया था। ये मांग पत्र किसने तैयार किया था? भूरेलाल भैया ने तैयार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो भाई कितने सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए है ना, कोई किसी भी साथी ने यहां पर डी ऑप्शन के लिखे हैं। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो भूरेलाल भैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? भूरेलाल भैया ने तैयार किया था। ठीक है भैया, तो यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। नहीं, देखो मोतीलाल तेजावत तो है, मोतीलाल तेजावत तो है, उनकी देख रेख में तैयार हुआ था, लेकिन तैयार किसने किया? यहां प्रश्न है कि तैयार किसने किया है, तो भूरेलाल भैया को हमें राइट करना होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। सूरजी भगत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सूरजी भगत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सूरजी भगत का संबंध किससे है? भीलों को रियासतों के विरुद्ध संगठित करता है, भीलों के ठिकाने को करों से मुक्त करना, भीलों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना, भीलों में सामाजिक व धार्मिक सुधार लाना। जवाब करें भैया, आंसर क्या होगा? सूरजी भगत का संबंध था, बताओ भाई, सूरजी भगत का संबंध किससे था? सूरजी भगत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? एक बार सभी साथियों से मेरा निवेदन है, फटाफट से रिस्पॉन्स करें भैया। चलिए, सभी साथियों ने आंसर चयन कर लिया है। चलो भैया, अब मैं बता देता हूं कि इस प्रश्न का आंसर फाइनली होगा क्या। सभी ने अपने अपने आंसर चयन कर लिए हैं, बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिए यहां क्वेश्चन बोल रहा है सूरजी भगत का संबंध किससे था? सूरजी भगत का जो संबंध था वो था भीलों में सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना। बिलों के अंदर सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना उनका एक प्रमुख जो संबंध था, उनका प्रमुख जो विचार था, मत था, कि उनका यह मत था कि भाई बिलों के अंदर किस प्रकार सामाजिक व धार्मिक परिवर्तन में लेकर आ सकूं। तो बिल्कुल यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं किसी भी साथी ने इस प्रश्न का सही जवाब चयन नहीं किया है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से असंगत होगा, बताओ भाई इनमें से असंगत कौन सा होगा? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। खांडालाई आश्रम श्री शोभा लाल गुप्ता ने, बागड़ सेवा मंदिर श्री भोगीलाल पांड्या, हरिजन आश्रम बाबा लक्ष्मण दास जी के प्रयास से, राजपूताना हरिजन सेवा संघ राम नारायण चौधरी। जल्दी से बताइए इनमें से असंगत क्या है? हाँ भाई, सभी साथियों से निवेदन में करता हूं फटाफट से जवाब देने की कोशिश करें। चलिए भैया, बिल्कुल सभी साथियों ने जवाब चयन किया, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हमारे पास में जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बिल्कुल साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, खांडालाई जो आश्रम था इसकी जो स्थापना की थी वो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा ने माणिक्यलाल वर्मा ने खांडालाई आश्रम की स्थापना की थी, ना कि शोभालाल गुप्ता ने। तो असंगत कौन सा होगा? यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा।
बाकी वागड़ सेवा मंदिर श्री भोगीलाल पांड्या जी, हरिजन आश्रम बाबा लक्ष्मण दास, राजपुताना हरिजन सेवा संघ राम नारायण चौधरी। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। खांडालई आश्रम माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ जाते हैं। शेखावटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? शेखावटी के अंदर जकात आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आप सभी को पता होगा साथियों, जकात जो आंदोलन हुआ था वो 1939 में हुआ था। जकात आंदोलन 1939 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व है शेखावटी बेल्ट के अंदर निम्नलिखित में से किसने किया था? जवाब दे दीजिएगा फटाफट से, आंसर क्या होगा भैया? चलेगा साथियों, शेखावटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो नरोत्तम लाल जोशी जी ने किया था। यहां पर आपको ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। 229। राजस्थान की पहली महिला सचिव कौन है? सॉरी, कौन थी? राजस्थान की पहला महिला सचिव निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन है आपके सामने, कुशाल सिंह, कांता खतूरिया, विमला कौशिक, शारदा भार्गव। चलेगा, सभी ने जवाब दे दिया भैया। तो क्वेश्चन हमारा है साथियों, राजस्थान की पहली महिला सचिव कौन थी? तो राजस्थान की जो पहली महिला सचिव थी वो थी साथियों कुशाल सिंह। ए ऑप्शन को हमें राइट करना होगा। तो यहां पर आपको राइट क्लिक करना होगा भैया, ए ऑप्शन। आप में से कितने साथियों के ए ऑप्शन आ चुका है फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई मेरे, प्रश्न संख्या 230 की बात करते हैं। राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, कुशाल सिंह, कांता खतूरिया, विमला कौशिक, शारदा भार्गव। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी? फटाफट से जवाब दो भाई, इतना समय नहीं लगाओ भैया। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। बिल्कुल कांता खतूरिया। यहां पर बी ऑप्शन को हमें क्लिक करना होगा राइट साथियों। बिल्कुल हमें यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 231 है, आदिवासी की बाईजी के उपनाम से प्रसिद्ध अंबोली नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आदिवासियों की बाईजी के नाम से प्रसिद्ध तथा अंबोली नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन नंबर की मैं बात करता हूं तो ऑप्शन दे रखा मंजू राजपाल ने, मंजू शर्मा ने, मंजू शेखावत ने, मंजू चौहान ने। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। देखिए साथियों, आदिवासी की बाईजी के उपनाम से प्रसिद्ध अंबोली नामक संस्था की स्थापना मंजू राजपाल ने की थी। कहां पर की? मंजू राजपाल ने। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, ए ऑप्शन, मंजू राजपाल ने इस संस्था का गठन किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी आदिवासी की बाईजी के उपनाम से जानी जाती है मंजू राजपाल, और इन्होंने अंबोली नामक संस्था का गठन किया है। ठीक है भैया, इसका उद्देश्य है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है साथियों अनाथ और बेसहारा जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन देना और उनकी पढ़ाई से संबंधित
किसी प्रकार की जो समस्या है उसका समाधान तुरंत करना। ऑप्शन 232 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी महिला ने प्रथम मंत्री का पद प्राप्त किया था? कौन सी महिला थी जिसने प्रथम महिला मंत्री का पद प्राप्त किया था? कौन सी महिला थी जिसने प्रथम महिला मंत्री का पद प्राप्त किया? महिला मंत्री का पद प्राप्त किया है। गायत्री देवी, गिरजा व्यास, कमला शेखावत, कमला बेनीवाल। जवाब करे भैया, बिल्कुल फटाफट से जवाब कीजिएगा। बिल्कुल यहां पर हमें कमला बेनीवाल को राइट करना होगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कमला बेनीवाल। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा साथियों, कमला बेनीवाल। कौन सी महिला ने प्रथम महिला मंत्री का पद प्राप्त किया था? तो कमला बेनीवाल को हमें राइट करना होगा साथियों। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 233 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी कालबेलिया प्रसिद्ध नृत्यांगन है? निम्न में से कौन सी कालबेलिया प्रसिद्ध नृत्यांगन है? जवाब करे भैया। चार ऑप्शन है आपके पास में, फटाफट से जवाब कीजिएगा। क्या बात है, सभी के राइट आंसर आ चुका है भैया। गुलाबो, क्या बात है, सभी ने सही जवाब दिया है। बहुत अच्छी बात है, सभी का सही जवाब आ चुका है। गुलाबो गुलाबो गुलाबो, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ भाई, बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों। निम्न में से कौन सी कालबेलिया प्रसिद्ध नृत्यांगन है? तो यहां पर हमें गुलाबो को राइट करना होगा। बिल्कुल हमें यहां पर गुलाबो को राइट करना होगा साथियों। गुलाबो का जो जन्म हुआ था अजमेर जिले के अंदर हुआ था, कोटड़ा गांव के अंदर हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने राजस्थान की कालबेलिया समाज का प्रथम अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान में कालबेलिया समाज की प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको बनाया गया? तो भैया आपको ध्यान रखना है, गुलाबो को बनाया गया। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल नृत्यांगन है भैया, और वास्तव में इनका जो नृत्य है पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर पहचान बनाई इन्होंने। अपने अजमेर का नाम भी क्या है, पुष्कर का नाम भी इन्होंने क्या है। निम्न में से कौन सी महिला को राजस्थान की कोकिला कहा जाता है? कौन सी महिला है जिनको राजस्थान की कोकिला कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी महिला है जिसको राजस्थान की कोकिला कहा जाता है? देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते। देखो भाई, आज टेस्ट पेपर चल रहा है, इसलिए आधे से ज्यादा बच्चे तो आए ही नहीं क्लास में। यार इस प्रकार अगर आप टेस्ट से घबरा जाओगे तो फिर क्या कर पाओगे? मुझे नहीं लग रहा है कि फिर आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। तो आप ध्यान दिए, सभी साथियों से मेरा निवेदन है भाई, अपने कोई साथी भी हैं क्लास में नए आए तो उनको इन्फॉर्म करें, उनको इन्फॉर्म करे और उनको बोले कि रेगुलर टेस्ट लेना जरूरी है भैया। चलिए, बिल्कुल यहां पर सही जवाब करा होगा, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अल्लाह जिलाबाई को, अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है भाई? कोकिला कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं भैया, प्रश्न संख्या 235 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी महिला को राज्य की मांड गायिका के नाम से जाना जाता है? कौन सी महिला है जिनको राज्य की मांड गायिका के नाम से जाना जाता है?
जल्दी से बताइए फटाफट से। क्या बात है, बिल्कुल सी ऑप्शन। अल्हा जिलाबाई को राजस्थान की मांड गायिका के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश निम्न में से सर्वप्रथम किसने गाया? जल्दी से बताइए। केसरिया बालम पधारो मारे देश। बताओ भैया किसने गाया सबसे पहले? किसने गाया रे भाई सबसे पहले? ना ना, मांगी बाई ने सबसे पहले ये केसरिया बालम पधारो नी मारे देश सबसे पहले मांगी बाई ने गाया था। किसने गाया था? मांगी बाई को यहां पर राइट करना होगा, ना कि गंवरी बाई को। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। सबसे पहले किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था। सबसे पहले किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था। ठीक है भैया, तो यहां पर आपको ध्यान रखना, नहीं मांगी बाई ने सबसे पहले। यह प्रश्न है कि पहली बार सबसे पहले किसने इस गीत को फरमाया था? मांगी बाई ने फरमाया था। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 237 की बात करते हैं। 237 प्रश्न बोल रहे हैं निम्न में से किस महिला को पानी वाली बहिन जी के नाम से जाना जाता है? कौन सी महिला है जिसको पानी वाली बहिन जी के नाम से जाना जाता है? हाँ जी, एसरिंग जी कह रहे हैं सर आप चैप्टर की क्लास कब लगाते हैं? देखिए एसरिंग जी, चैप्टर वाली जो क्लास है हमारी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलती है, शनिवार को नहीं होती है। तो अगर आपको पढ़ना है चैप्टर वाली क्लास है तो आप ऐसा करना, डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हो, जो हमारी पेड बेस में क्लासेस चल रही है तो उसमें आप बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैंने पहले ही कहा था फ्री क्लासेस चल रही है। तो अगर आप कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं आपको जो लिस्टेड क्लास है उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि वहां हम जो डिटेल से पढ़ा रहे हैं, हर चैप्टर डिटेल से पढ़ा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल वो चैप्टर भी मिलता रहेगा। बिल्कुल, यहां पर प्रश्न ये बोल रहे हैं निम्न में से किस महिला को पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब दिया है, सही जवाब दिया है, विमला कौशिक को पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है। विमला कौशिक को पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल हमें यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते भैया। प्रश्न संख्या 238। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत निम्न में से संबंधित है? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत निम्नलिखित में से संबंधित है? एक प्रसिद्ध है, एक प्रसिद्ध नृत्यागन है, एक प्रसिद्ध लेखिका है, स्वतंत्र सेनानी है। जल्दी से बताइए भैया। एक प्रसिद्ध मांड गायिका लिख लो यहां, एक प्रसिद्ध मांड गायिका है, एक प्रसिद्ध नृत्यागन है। ठीक है भाई, और आगे दे रखा आपके सामने एक प्रसिद्ध लेखिका है, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत निम्नलिखित में से क्या है? बिल्कुल सही जवाब दिया है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत एक प्रसिद्ध लेखिका है। बिल्कुल हमें राइट करना होगा भैया सी ऑप्शन को, प्रसिद्ध लेखिका है। सी ऑप्शन यहां पर हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन यहां पर हमें राइट आंसर करना होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, प्रश्न संख्या 239 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 239 की मैं बात करते साथियों। प्रश्न संख्या 239 आपके सामने कह रहा है साथियों कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? जल्दी से बताइएगा, फटाफट से जवाब दो। आरती जी पूछ रहे सर जलपरी किसको कहते हैं? देखो जलपरी तो रीता दत्त को कहते हैं। जलपरी किसको कहते हैं? रीता दत्त को कहते हैं। राजस्थान की जलपरी रीता दत्त को कहा जाता है। ठीक है,
हाँ जी, क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? एक मिनट थोड़ा करेक्शन करवा देता हूं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले राजस्थान की प्रथम महिला तैराक कौन थी? प्रथम महिला तैराक कौन थी? सॉरी भैया, राज्यपाल नहीं होगा, तैराक करना। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला तैराक कौन बनी? ऑप्शन है सोनाक्षी राठौड़, कृष्णा पूनिया, सगुन चौधरी और भक्ति शर्मा। क्या बात है, सही जवाब दिया भक्ति शर्मा। डी ऑप्शन राइट करना होगा, भीलवाड़ा। बिल्कुल भैया, डी ऑप्शन राइट करना होगा, भीलवाड़ा भक्ति शर्मा। डी ऑप्शन को हमें राइट करना होगा, भीलवाड़ा भक्ति शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ जाते साथियों। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिलों की संख्या हो गई है? आपको पता होगा साथियों, नए जिलों का गठन हो चुका है राजस्थान में, और उस प्रकार राजस्थान के अंदर वर्तमान में अब कुल कितने जिले हो जाएंगे? जैसे नए जिले 19 का गठन हो चुका है, और बिल्कुल 25, 35, 45 और 50। बिल्कुल हमें यहां पर 50 को राइट करना होगा। पहले 33 जिले थे, 19 जिले नए बनाए गए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि सर 33 में 19 जोड़ने पर तो 52 आता है। फिर अशोक जी गहलोत का नाम, अशोक जी गहलोत 50 कैसे बता रहे? इसका मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग कह जाते हैं, चमचे जो कहते हैं वो ये कह जाते हैं कि भाई अशोक जी गहलोत को गिनती नहीं। अरे अशोक जी गहलोत जादूगर है राजस्थान को, उनको गिनती आती है। उन्होंने कहा था कि 19 नए जिलों का गठन हो गया, इस प्रकार राजस्थान के अंदर टोटल 50 जिले। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। कारण है कि जयपुर के 2 टुकड़े कर दिए। तो पहले जयपुर एक जिला था, इस 33 में जयपुर एक नाम आ रहा था, अब जयपुर के 2 टुकड़े कर दिए, तो यहां से जयपुर कम हो गया, जयपुर के 2 टुकड़े ऐड हो गए। इसी प्रकार जोधपुर के भी उन्होंने 2 टुकड़े किए, तो जोधपुर जो एक जिला पर्टिकुलर आ रहा था वहां से वो एक कम हो गया, 2 नए जुड़ गए। इस प्रकार से यहां पर टोटल 50 जिले हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमें यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। बिल्कुल हमें यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना होगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दमना एक गहना है जो पहना जाता है, बताओ जल्दी से। दमना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना एक गहना है जो पहना जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई आज तो। दमना एक गहना है जो पहना जाता है, बिल्कुल अंगुली में पहना जाता है। दमना एक गहना है जो कहां पहना जाता है? उंगली में पहना जाता है। यहां पर आपको राइट क्लिक करना होगा साथियों, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 242 की। बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? ऑप्शन बोल रहा है गले में, उंगली में, कान में, नाक में। जवाब देते चले जल्दी से तो ज्यादा बेटर होगा सभी साथियों के, क्योंकि आंसर अगर जितने जल्दी आएंगे उतना अपन आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया है। बजट्टी नामक जो आभूषण है वो धारण किया जाता है कान में। कहां पर धारण किया जाता है साथियों? कान में धारण किया जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार का नृत्य, एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार की ओढ़नी और इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ में दामना क्या है साथियों? मारवाड़ के अंदर दामना किसको कहते हैं? देखिए, रिवीजन के तौर पर मैंने आपके सामने सीट रखी है ताकि आप सभी साथियों का एक समय समय पर रिवीजन हो जाए। और जब समय समय पर रिवीजन होता है तो उस क्लास को 100% आपको अटेम्प्ट करना जरूरी रहेगा, क्योंकि उससे आपको यह लगेगा कि अगर हमारी अब भी कोई गलती हो रही है तो मैं उसको सुधार कर सकूं। मुझे पता है कि आप लोग इतने महान हो कि आपको समय मिलता ही नहीं है पढ़ने का। मुझे पता है आप बहुत महान हो भैया, आपको समय नहीं मिलता है पढ़ने का। समय नहीं मिलता, पता नहीं 24 घंटे कैसे निकल जाते। इसलिए हमने कहा भाई हम रिवीजन कराते हैं आपका। हर शनिवार को मैं रिवीजन करा दूंगा। जो पिछले 10 से 15 दिन में जो क्लास में पढ़ाया गया उनको लेकर आते रहेंगे, ताकि आपको पता रहे कि भाई मुझे कितना आ रहा है। लेकिन आप फिर महान बन जाते हो, टेस्ट के नाम से फिर डर कर भाग जाते हो, क्लास में आते नहीं हो। क्योंकि
सर मेहनत कर रहे हैं, कोई बात नहीं सर, अपने लिए कर रहे होंगे, अपनों को तो कोई मतलब नहीं, अपन को तो क्लास में आना है, देखना है और चले जाना, हमें तो सब कुछ आता है ना भैया, ऐसा सोच नहीं रखें। आपको क्लास में आना है, पूरा पढ़ना है भैया, ठीक है। मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ के अंदर दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है भैया। यहां पर आपको सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। किस ऑप्शन को राइट करना होगा? सी ऑप्शन पे। आगे बढ़ जाते भैया, अगला क्वेश्चन हमारी है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? ऐसा कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता है? तिमणिया, मादलिया, आंवला, कांठला, जल्दी से बताओ भैया, गले के अंदर कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? फटाफट से जवाब दो, फटाफट से जवाब दो भैया। बिल्कुल, आंवला गले में नहीं पहना जाता है, पांव के अंदर पहना जाता है। तो बिल्कुल आपको यहां पर सी ऑप्शन को राइट करना होगा, सी ऑप्शन को यहां पर राइट करना होगा, ठीक है भाई। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? गले में नहीं पहना जाता। आंवला गले में कहां पहना? क्या तिमड़िया गले में? ए ऑप्शन डाल रहे, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ए ऑप्शन टाइप करके। यहाँ अपनी मम्मी के तिमड़िया ने के पांव के में पहन जावे की यार, राजस्थानी, आप राजस्थान निवास करते हो, आपको ये पता नहीं कि तिमड़िया गले में पहना जाता है, पैर में पहना जाता है? कभी किसी महिला को देखा कि वो पैर के अंदर तिमड़िया पहनकर शादी ब्याह में घूमने गई है? नहीं देखा ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो ना आप लोग। ठीक है भैया, थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया करो यार। क्वेश्चन में कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार ये घर पे जाकर पूछोगे ना तो मम्मी बता देगी, शायद मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं होगी, वो भी बता देगी, दादी पढ़ी लिखी नहीं होगी, वो भी बता देगी, अरे बेटा हमारा आंवला है जो पग्गे के माए फेरा जावे है। और आप पढ़ा लिखा और भी आप ए ऑप्शन राइट कर, तो ये गलत बात है भाई। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 245। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? जल्दी से बताइए भैया, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर। हाँ बिल्कुल, यहां पर सही राइट करना होगा। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कान में पहना जाता है भैया, कान में। कहां पर पहना जाता है? कान में। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? कान में पहना जाता है, मुर्की, ठीक है भैया, कान में हमें राइट करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 246। राजस्थान में रीति रिवाजों में आणो क्या है? क्योंकि ये रिवीजन है, और रिवीजन में आप सभी को आणो चावे को आंसर। रिवीजन है भैया आपके सामने, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। सही बात है भैया, ये विपिन भाई कह रहे हैं सर मुझे तो आभूषण ज्यादा याद में होते हैं। देखो भाई क्या होता है कि आभूषण बहुत अच्छी चीज है, जनरली याद हो जाते हैं। जब किसी भी लड़की की शादी होती है तो वो रुस्सा कर बैठ जाती है कि मारे ससुराल वाला ओ गाणो ले रहा बोलो, जब तो मैं शादी करूली, नहीं तो फिर नहीं करूली। तो ये को मतलब छोरी ने पूछ लियो, बिना सारो घेणो ध्यान रही, किसो घेणो लाणो है किसो नहीं लाणो। तो भाई आभूषण है, जनरली आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, रीति रिवाजों में आणो का मतलब है जब लड़की को ससुराल भेजना, यानी दूसरी बार विवाह के बाद जब ससुराल भेजा जाता है उसको कहते हैं आणो। उसको क्या कहते हैं भाई मेरे? आणो कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते भैया, 247। राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर क्या है? राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर क्या है? जल्दी से बताइए भैया, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर क्या है? दहेज, मृत्यु भोज, विवाह पर प्रतिभोज, गृह प्रवेश। बिल्कुल, राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर क्या है? मौसर एक प्रकार से मृत्यु भोज है भैया। क्या है भैया? मृत्यु भोज है। क्या है? मृत्यु भोज है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 248 की बात करते हैं।
राजस्थान में किसी भी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? राजस्थान में किसी भी महिला द्वारा सोने की कील दांतों के मध्य जड़वाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या बात है बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल चुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुप कहा जाता है। तो डी ऑप्शन को यहां पर क्लिक करना होगा। डी ऑप्शन मैक्सिमम साथियों का आ रहा है। हाँ भाई, अगला है, निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? मेमद, मोर का, रखड़ी, कंडोरा। जल्दी से बताइए भैया, कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बिल्कुल, मोरखा। बिल्कुल यहां पर सही जवाब होगा मोरखा। ये एक प्रकार से ऊंट का आभूषण होता है। तो मोरखा, मोरखा महिलाओं द्वारा बिल्कुल भी नहीं पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है साथियों, ऊंट और बेल का जो आभूषण होता है मोर का होता है। कौन सा सुमेलिखित नहीं है? जल्दी से बताएं भैया, इनमें से कौन सा है जो सुमेलिखित नहीं है? आपसे पूछ रहा, फटाफट से जवाब दो। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, मंदूरी अंगुली में, ठड्डा बाजू में, रमजोल कमर में, नेवरी पैर में। बिल्कुल यहां पर बोल रहा है सुमेलिखित नहीं है। तो रमजोल कमर में नहीं होता, पैर के में होता पायल। ठीक है, तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन पे यहां पर क्लिक करना होगा। कितने साथियों के सी ऑप्शन आ रहा है? क्या बात है, मैक्सिमम साथियों ने जवाब तो दिया है क्वेश्चन का। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान में ताराबहार की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? राजस्थान में ताराबहार की ओढ़नी का पहनावा निम्नलिखित में से किसमें प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में, गुर्जर महिलाओं में, दलित महिलाओं में, जाट महिलाओं में। आदिवासी महिलाओं का बिल्कुल सही जवाब है। ताराबहार की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? तो आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है ताराबहार की ओढ़नी। तो बिल्कुल हमें ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अमरशाही किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का, पगड़ी का। अमरशाही निम्नलिखित में से किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का, पगड़ी का। जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। अमरशाही किसका नाम है भैया? अमरशाही है पगड़ी का नाम। थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, पगड़ी का नाम है। ठीक है भैया, तो यहां पर हमें राइट करना होगा भैया डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब करना होगा। आगे बढ़ जाते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नारचारी शब्द किससे संबंधित है? गृह क्रीड़ा से, लोक नृत्य से, आभूषण से, या परंपरा से? नारचारी शब्द किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जल्दी से जवाब दो। नारचारी शब्द किससे संबंधित है? बिल्कुल गृह क्रीड़ा से संबंधित है नारचारी शब्द। निकम्मा। ठीक है, आगे बढ़ जाते। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है?
जल्दी से बताओ भैया। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मैं पानी पीकर आया, काफी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल गर्दन गर्दन को यहाँ पर क्लिक किया, तो बिल्कुल सही जवाब है भैया। चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? गर्दन पर पहना जाता है, ठीक है। हाँ भाई, राजस्थान में पीला पोमचा क्या है? कपड़ा, लोक नृत्य, लोकगीत और पेंटिंग। जल्दी से बताइए, पीला पोमचा राजस्थान में किससे संबंधित है? बिल्कुल भैया, लुगड़ी होती है पीली कलर की, लाल लाल धब्बे इस पे होते हैं जिसको पीला पोमचा कहते हैं। तो बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। पीला पोमचा यहां कपड़ा है भैया। क्या है पीला पोमचा? यहां पर कपड़ा है। आगे बढ़ जाते हैं। लंपा लंपी किरण बागड़ी ये शब्द है राजस्थानी फिल्म सासू मां के किरदार, गोटे के भिन्न प्रकार, दुल्हन की साड़ियां, मोट पैदावार की किस्म। जल्दी से बताइए क्या चीज है भैया। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपके सामने, लंपा लंपी किरण बागड़ी ये क्या है? ये है भैया गोटे के भिन्न प्रकार। ये गोटे के विभिन्न प्रकार हैं, तो यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन। यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन। नहीं भैया, हाँ बिल्कुल लोकेश भैया का सही जवाब आया है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। ऐसा कौन सा आभूषण है जो स्त्रियां अपने गले में धारण नहीं करती है? जल्दी से बताइए भैया। ऑप्शन है आपके सामने, टेवटा, आड, ओगनिया, मादलिया। बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं यहां पर ओगनिया। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है, ओगनिया आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। आगे बढ़ जाते भाई। बडार की भोज रखी जाती है विवाह पर, जन्म पर, मृत्यु पर या तीर्थ यात्रा पर। बडार की भोज का आयोजन रखा जाता है। जल्दी से जवाब दो भाई। बिल्कुल, विवाह के दूसरे दिन रखा जाता है। विवाह पर जो भोजन रखा जाता है उसको बडार का भोजन कहा जाता है साथियों। आगे बढ़ जाते हैं। नाता क्या है? घोड़े का प्रशिक्षक, रिश्तों का एक नाम, विवाह पर लोक नृत्य या सभी। जल्दी से बताइए भैया, नाता क्या है? बिल्कुल नाता है रिश्तों का एक प्रकार जिसमें एक महिला अपने पति को छोड़कर दूसरी जगह दूसरे लड़की से के साथ शादी कर लेती है, इसको कहते हैं नाता। या कई बार क्या होता है, लड़का किसी एक अन्य महिला को से शादी करता है, उसको बोलते हैं नाता प्रथा, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कौन सा आभूषण है जो कान के अंदर पहना जाता है? कौन सा आभूषण है जो कान में पहना जाता है? टीका, बूली, पगड़ी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां बोली दे रखा। अगर बाली दिया होता तो हम इसको राइट कर देते हैं, यहां बोली लिखा गया है तो बोली नहीं होगा यहां पर। इनमें से कोई नहीं को यहां राइट करोगे। अगर बाली दिया होगा तो अपन इसको राइट कर सकते थे, लेकिन बोली टाइप करा हुआ है। हाँ भैया, वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक कौन है? वंश भास्कर के लेखक कौन है? जल्दी से जवाब दो फटाफट से। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे, सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। गालव ऋषि का आश्रम कहां पर स्थित है? गालव ऋषि का आश्रम कहां पर स्थित है? गालव ऋषि का आश्रम कहां पर स्थित है? जवाब दो भाई फटाफट से। बिल्कुल, गालव ऋषि का आश्रम कहां पर है भैया? हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों, जयपुर के अंदर है। गालव ऋषि का आश्रम कहां पर है भाई? जयपुर के अंदर है, तो यहां पर हमें जयपुर को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। करणी माता का मेला कहां पर लगता है? पाली, अजमेर, बीकानेर, सिरोही। करणी माता का मेला कहां पर लगता है?
बिल्कुल फटाफट से जवाब दो भाई। करणी माता का मेला कहां लगता है? बिल्कुल देशनोक बीकानेर में लगता है, सही जवाब दिया है भैया। देशनोक बीकानेर में लगता है करणी माता का मेला, देशनोक बीकानेर में। एक मिनट, देशनोक बीकानेर में लगता है करणी माता का मेला। आगे बढ़ जाते भैया। रणकपुर का मुख्य शिल्पी कौन था? रणकपुर का मुख्य शिल्पी कौन था? जवाब करें फटाफट से भैया। रणकपुर का मुख्य शिल्पी कौन था? रणकपुर का मुख्य शिल्पी कौन था? बिल्कुल अर्बुद को यहां पर राइट क्लिक करना होगा। अर्बुद को यहां पर राइट करना होगा साथियों। रणकपुर का मुख्य शिल्पी अर्बुद और दीपा था, तो यहां पर हम अर्बुद को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। बेराट प्राचीन काल में राजधानी रहा था। बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी रहा था? मत्स्य, चौधे, चेदी और आर्जनयन। जल्दी से बताइए भैया, बेराट निम्नलिखित में से किसकी राजधानी रहा था? फटाफट से जवाब दो। मत्स्य जनपद की राजधानी रहा था बेराट। आपको यहां पर ए ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते साथियों। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं साथियों। हाँ भैया जल्दी से बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? बिल्कुल 1303 में किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? बिल्कुल सही जवाब करना होगा साथियों, 1303 में किया था। ठीक है साथियों, 1303 को हमें राइट क्लिक करना होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर जो आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ जाते भैया। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से जवाब दो भाई, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए साथियों। क्या बात है, बिल्कुल 18 जून 1576। बिल्कुल सही जवाब है भैया, बिल्कुल सही जवाब है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था साथियों? बिल्कुल 1576 में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब करना होगा साथियों यहां पर 1576। मैक्सिमम साथियों के सही जवाब आ चुका है साथियों। 18 जून, कहीं पर 21 जून लिखा आता है। आगे बढ़ जाते हैं। मालती माधव के चित्र हैं, चित्र थे मेवाड़ शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से, बीकानेर शैली से। जल्दी से जवाब दीजिए साथियों, फटाफट से जवाब दो भाई। जल्दी से जवाब दो, फटाफट से जवाब दो। सभी का आंसर आना चाहिए भैया, है ना, सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बूंदी शैली से। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले समाचार पत्रों का प्रकाशन कहां पर हुआ था? राजस्थान के अंदर सबसे पहले समाचार पत्रों का प्रकाशन कहां पर हुआ था?
राजस्थान के अंदर सबसे पहले समाचार पत्रों का प्रकाशन कहां पर हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान में सबसे पहले समाचार पत्रों का प्रकाशन कहां पर हुआ था? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले समाचार पत्रों का जो प्रकाशन हुआ था कहां पर हुआ था साथियों? राजस्थान में सबसे पहले समाचार पत्रों का प्रकाशन अजमेर से हुआ था। कहां से हुआ था? अजमेर से हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ निम्नलिखित में से किस देवता की है? सबसे लोकप्रिय फड़ निम्नलिखित में से किस देवता की है? ऑप्शन दे रखा है रामदेव जी, देवनारायण जी, मेहा जी, वीर कल्ला जी। देखिए साथियों, आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। पिछली बार भी जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था तो वहां मैंने बोला थोड़ा करेक्शन कर लेना। यहां बोल रहा है सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो आप सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, सबसे लोकप्रिय फड़ है पापूजी महाराज की। सबसे लोकप्रिय फड़ तो है पापूजी महाराज की। अब यहां पूछ सकता है आपको सबसे लंबी फड़ कौन सी है, तो यहां सबसे लोकप्रिय फड़ तो पापूजी महाराज की है। अब यहां मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सबसे लंबी फड़ किसकी है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि सबसे लंबी फड़ किसकी है तो आप बताओ भैया, क्या आंसर आप राइट करोगे? क्या आंसर आप राइट करोगे भैया? जल्दी से बताइए, सबसे लंबी फड़ किसकी है? सबसे लंबी फड़ किसकी है? जवाब दो भैया फटाफट से। सबसे लंबी फड़ किसकी है? सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी महाराज की। किसकी है भैया? देवनारायण जी महाराज की, देव जी भगवान की, देवनारायण की, देवनारायण की सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। तो सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की। और सबसे लोकप्रिय फड़ की मैं बात करता हूं साथियों, तो हमें राइट करना होगा यहां पर, हमें राइट करना होगा साथियों किसको? पापूजी महाराज को। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गोगा जी की समाधि किस जिले में स्थित है? गोगा जी की समाधि कौन से जिले में स्थित है? जवाब करते चले। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है ददरेवा चूरू। बिल्कुल सही जवाब दिया भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया। गोगा जी की समाधि किस जिले में स्थित है? गोगा जी की समाधि कौन से जिले में स्थित है? भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोगा जी की समाधि कौन से जिले में स्थित है? तो गोगा जी की जो समाधि है भैया वो तो हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां पर है भाई मेरे? हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा जी की समाधि कहां पर है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई मेरे तो ध्यान रखना हनुमानगढ़ में, गोगा मेडी, ठीक है, हनुमानगढ़ में है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में किस देवी का मेला भरता है? जल्दी से बताओ भाई, भादवा के महीना में कौन सी देवी का मेला भरता है? भादवा के महीने में कौन सी देवी का मेला भरता है? जल्दी से बताइए, भादवा के महीने में कौन सी देवी का मेला भरता है? जीण माता, करणी माता, रानी सती माता और सकराई माता। भादवा के महीना में कौन सी देवी का मेला भरता है? भादवा के महीना में रानी सती का मेला भरता है। रानी सती माता का मेला कब भरता है? भादवा रे महीना में भरता है। तो यहां पर हमें सी ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी सती का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? रानी सती का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब। रानी सती का जो मंदिर है वो झुंझुनू में स्थित है। और आपको पता है भादवारे महीना में मेला बढ़ता है। तो रानी सती का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में स्थित है। कहां पर है भाई मेरे? झुंझुनू। तो यहां पर हमें झुंझुनू को राइट करना होगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, मैक्सिमम साथियों के सही जवाब आ रहा है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है साथियों। अगला क्वेश्चन है, जीण माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? बताओ भाई, जीण माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में? फटाफट से जवाब दो। जीण माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सर डेली क्लास होती है क्या? इस क्लास
क्या क्या टाइम है? देखिए मनीषा मीना जी, हमारे YouTube चैनल पर आप नए जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाला बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आप खुद को पता चल जाएगा डेली क्लास हो रही है नहीं हो रही है। बिल्कुल रेगुलर क्लास होती है, एक भी दिन हम छुट्टी नहीं करते, छुट्टी करते उस दिन मैसेज करके आपको इन्फॉर्म करते हैं। एक गलत बात होती है कि लाइट वाले लाइट काट दे, उस दिन छुट्टी हो जाती है, बाकी रेगुलर क्लास हम लेते हैं। ठीक है मनीषा जी, तो आप बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। और आप हमारे प्ले लिस्ट पे सर्च करें, प्ले लिस्ट को जाकर पढ़ें, चैनल पे के प्ले लिस्ट पे पढ़े आप आराम से, बिल्कुल पिछले क्लास है उनका फटाफट से रिवीजन करें आप। ठीक है, चलो भाई आगे दे रखा है हमारा क्वेश्चन, जीण माता का मंदिर कहां पर है? ये क्वेश्चन तो सबका आना चाहिए, नहीं तो फिर डंडा लेकर आप सभी के घर पर आऊंगा। जल्दी से बताओ जीण माता का मंदिर कहां पर है? सीकर में है ना? हाँ भाई, अब ये तो क्वेश्चन सबके राइट हो गया। थोड़ा जीवड़ा ने ठंडो पची के, हाँ भाई ये क्वेश्चन तो सबके राइट हो गया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 275, मेर मीणाओं से युद्ध के दौरान शहीद होने वाले लोक देवता कौन है? मेर मीणाओं से युद्ध के दौरान शहीद होने वाले लोक देवता हैं, जल्दी से जवाब करे भाई, जल्दी से जवाब करे। क्या बात है, ये क्वेश्चन नहीं है आपको? इतना छोटा सा क्वेश्चन है और सबका आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है? फटाफट से जवाब करें। बिल्कुल, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, तेजाजी महाराज। नहीं 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 नहीं, तेजाजी महाराज है ना। मेरे मीणाओं से गाय, लाचा गोजरी ने बोला कि मेरे गाय चुरा कर ले गए, मेरे मीणा तो उनसे गाय छुड़ाने गए थे तेजाजी महाराज, फिर युद्ध करने के दौरान फिर शहीद हो गए, तो वीर तेजाजी महाराज को राइट करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से कौन सा एकमात्र मंदिर है जहां देवी के पीठ की पूजा की जाती है? राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर देवी के पीठ की पूजा की जाती है? जल्दी से बताइए भैया। ऑप्शन है आपके सामने, ब्राह्मणी माता, बारा में आई माता बिलाड़ा, सकराई माता, शीतला माता। ऐसा कौन सा एकमात्र देवी का मंदिर है जहां पर देवी के पीठ और पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है? बिल्कुल सही जवाब करना होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल ए ऑप्शन हमें यहां पर राइट करना होगा भैया, बिल्कुल ए ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं, लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी देवी है? जल्दी से बताओ भैया, ऐसी कौन सी देवी है जिसके लूले लंगड़े लकवाग्रस्त कोई भी व्यक्ति जाते हैं तो देवी मां का चमत्कार होता है, उनको आशीर्वाद मिलता है और वो तुरंत जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं? तो यहां पर आपको राइट करना होगा आवरी माता। किसको राइट करना होगा भाई मेरे? आवरी माता को। यहां पर हम आवरी माता को राइट करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सैनिकों की कुलदेवी माना जाता है, सैनिकों की कुलदेवी माना जाता है, जवाब करे भाई, सैनिकों की कुलदेवी किसको माना जाता है? सैनिकों की कुलदेवी किसको माना जाता है? क्या बात है, तन्नोट माता, बिल्कुल। सैनिकों की कुलदेवी किसको माना जाता है? तन्नोट माता को माना जाता है। आगे बढ़ जाते साथियों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रश्न बोल रहा भाई इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है? जल्दी से बताओ भैया। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, चौथ माता, चौथ बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर है। कहां पर है भैया? सवाई माधोपुर में। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है, करेक्शन कर लेना। आवड़ माता जैसलमेर में, नारायणी माता जयपुर में, कौनी है रे भाई मारा? अलवर जिला में है। ठीक है, नारायणी माता का मंदिर कहां पर है? अलवर में है। बाकी सकराई माता
झुंझुनू में है। तो ये केवल हमें सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। सी ऑप्शन यहां पर क्लियर होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आ रहा है, नारायणी माता अलवर में। शील की डूंगरी पर शीतला माता का एक भव्य मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? जल्दी से बताइए भैया। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल सही जवाब दिया है सवाई माधो सिंह ने। बिल्कुल सही जवाब दिया है सवाई माधो सिंह ने। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा, सवाई माधो सिंह। आगे बढ़ जाते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। राजस्थान की एकमात्र देवी हैं जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, जल्दी से बताओ भैया। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। क्या बात है, मनीषा मीना जी हमारे क्लास में जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल आप सभी प्रश्नों के जुड़ने के बाद बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दे रहे हो। शीतला माता को हमें यहां पर राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आमेर के किस शासक ने पूर्वी बंगाल से शीला देवी की मूर्ति को लाकर आमेर के महलों में स्थापित किया था? जल्दी से बताएं। आमेर के किस शासन ने पूर्वी बंगाल से शीला देवी की मूर्ति को लाकर आमेर के महलों में स्थापित करवाया था? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह, यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। रजनी कुमारी जी हमारे यूट्यूब परिवार में आप जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा देवी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवीलाल बालन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्मल सैनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एश्रिंग आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमर अजमेर सिंह आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। रवीना आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजनी कुमारी जी आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आरती जी भीलवाड़ा से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शंकर लाल सैनी जी आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। कांता मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे फेवरेट भाई लोकेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना यादव आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरू सिंह आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। और कौन जुड़े हैं साथी जिनका नाम नहीं है, कोई नाराज नहीं हो ना भाई। कुलदीप भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट है जिसका नाम नहीं आ रहा है तो नाराज नहीं होना, ठीक है। मैं किसी से नाराजगी नहीं रखता हूं, ठीक है भैया। हाँ, सभी का आंसर आ चुका है ना? चलो भाई, सॉरी सभी का नाम आ चुका है ना, तो सबका स्वागत कर लिया गया है ना भैया। चलो आगे बढ़ जाते भैया। प्रश्न संख्या 283 के 283 हमारे पास में पांचाल जाति की कुलदेवी का मंदिर कहां पर है? पांचाल जाति की कुलदेवी का मंदिर कहां पर है? मनीषा मीना जी आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तो आप रेगुलर हमारे क्लास से अध्ययन करें। मैं उम्मीद तो करता हूं कि जिस हिसाब से आप हमारे YouTube चैनल पर आए हो ना, तो बिल्कुल ये YouTube चैनल आपके लिए खर्रा उतरेगा स्टडी के मामले में। तो आप बिल्कुल रेगुलर स्टडी करें, आपको भी लग जाएगा कि हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहे बिल्कुल हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो बिल्कुल आप रेगुलर देखते रहें। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। पांचाल जाति की कुलदेवी का मंदिर है, फटाफट से जवाब करो। क्या बात है भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। पांचाल जाति की कुलदेवी का प्रमुख मंदिर कहां पर स्थित है? तलवाड़ा है, बांसवाड़ा में है भैया। तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है भैया? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। ये देखो कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता है आपको। तलवाड़ा है बांसवाड़ा में, ठीक है भैया, थोड़ा ध्यान रखना। तलवाड़ा का है? बांसवाड़ा में। और तिलवाड़ा का है? तो बाड़मेर में। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तिलवाड़ा आता है बाड़मेर में और तलवाड़ा आता बांसवाड़ा में। तो हमें यहां पर करना होगा तुरई माता, तलवाड़ा को यहां पर क्लिक करना होगा, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। आई माता का मंदिर है, आई माता का मंदिर है, जल्दी से बताइए। आई माता का मंदिर है, फटाफट से जवाब दो, फटाफट से जवाब दीजिएगा। आई माता का मंदिर कहां पर है? ऑप्शन दे रखा बिलाड़ा, ओसिया, नाडोल, जसोल। आई माता का मंदिर कहां पर है? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया, बिलाड़ा।
आई माता का मंदिर कहां पर है? बिल्कुल सही जवाब दिया है बिलाड़ा। आई माता का मंदिर कहां पर है भाई? बिलाड़ा जोधपुर में। बिलाड़ा जोधपुर को राइट करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 285। लांगुरिया गीत किस माता की आराधना में गाया जाता है? लांगुरिया गीत किस माता की आराधना में गाया जाता है रे भाई? जल्दी से जवाब दो। केला देवी, बिल्कुल सही जवाब है। अब तो देखो ये रिवीजन सीट है ना, रिवीजन जो सीट है ना उसमें तो सबके आंसर राइट होना चाहिए। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर नहीं राइट हो, क्योंकि भैया जब मैं आपको पहले पढ़ाता हूं, शनिवार को रिवीजन कराता हूं, तो रिवीजन सीट में तो आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। और अगर नंबर कट रहे हैं तो भैया फिर आपकी गलती है, फिर आपकी गलती है, ठीक है। रिवीजन सीट में किसी के नंबर नहीं कटने चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं साथियों। करौली में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? करौली में केला देवी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए, क्या बात है, कालीसिल नदी। बिल्कुल कालीसिल नदी, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहां पर क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते साथियों। किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है? किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है? किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है? बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, क्या बात है। किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है, जहां पर पुजारी झाड़ फूक करता है और विभिन्न प्रकार के रोगों का निवारण करता है? केला देवी मंदिर के जस्ट सामने की ओर, ठीक है। नहीं जी, केला देवी के मंदिर को राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते। दादू दयाल के ज्येष्ठ शिष्य जिन्होंने साखी अध्यात्म और अनबे प्रबोध नामक ग्रंथों की रचना करी थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है ए ऑप्शन, गरीबदास जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है ए ऑप्शन, गरीबदास जी। नहीं, ए ऑप्शन होगा गरीबदास जी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा चरणदास जी के शिष्य जिन्होंने दयाबोध और विनय मालिका नामक ग्रंथों की रचना की है? क्या बात है, दयाबाई, बिल्कुल सही जवाब करना होगा दयाबाई। महात्मा चरणदास जी के शिष्या जिन्होंने दयाबोध और विनय मालिका नामक ग्रंथों की रचना की है, दयाबाई को हमें यहां पर राइट क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। वाणी वे सर्वज्ञ नामक ग्रंथों की रचयिता है। वाणी वे सर्वज्ञ नामक ग्रंथों की रचयिता है। ऑप्शन दे रखा आपके सामने, गज्जब जी, दुर्लभ जी, रज्जब जी, दुर्जन जी। जल्दी से जवाब करें। वाणी वे सर्वज्ञ नामक ग्रंथों के रचयिता हैं बिल्कुल रज्जब जी। यहां पर सी ऑप्शन को हमें राइट करना होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन को हमें राइट करना होगा। अन्नापूर्ण देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अन्नापूर्ण देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अन्नापूर्ण देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? कछवा राज परिवार की आराध्य देवी है, कछवा। कुलदीप मीना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। हजारीलाल पवार आपका भैया बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ जाते हैं। वे लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के रूप में पूजा जाता है। ऐसे लोक देवता जिनको गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब करना होगा साथियों। ऐसे लोक देवता जिनको गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है, जी हां साथियों, तेजा जी महाराज। तेजा जी, ना 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 ना, तेजा जी महाराज। सचिया माता कुलदेवी है। सचिया माता कुलदेवी हैं, जल्दी से बताओ भैया, सचिया माता कुलदेवी हैं।
सचिया माता कुल देवी हैं, फटाफट से जवाब करें। सचिया माता कुल देवी है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। सचिया माता ओसवालों की कुल देवी है। सचिया माता कुल देवी है ओसवालों की। सचिया माता कुल देवी है ओसवालों की। भाई ओसवालों को राइट करना होगा, ना कि अग्रवालों को। किस देवी के मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है? इनमें से कौन सी देवी है जिसके मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है? या ना 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 ना, रुको रुको रुको, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। नहीं लगाया जाता है, यहां बोल रहे हैं भैया नहीं लगाया जाता है। किस देवी के मांस और मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता है? तो फिर यहाँ केला देवी, वैष्णो देवी आ गया है। हाँ, थोड़ा करेक्शन है ये, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर। क्योंकि देखो भाई, चामुंडा माता है जिसके मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है, तो यहां चामुंडा माता को राइट करना होगा। बिल्कुल नहीं लगाया जाता मैं, तो फिर केला देवी के भी नहीं लगता है, वैष्णो देवी के भी नहीं लगता है। तो किस देवी के मांस और मदिरा का भोग लगता है? तो यहां पर हमें चामुंडा माता को राइट करना होगा। चामुंडा माता का आपको पता है मांस और मदिरा का भोग लगता है, तो बिल्कुल आपको यहां पर ए ऑप्शन पे। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं। ओहो, 1 मिनट रुकना भैया, थोड़े से बने रहिएगा क्लास में, थोड़े से बने रहिएगा, बस 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। भैया देखो, पीटीटी का जो कट ऑफ है उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो का अध्ययन कीजिएगा, आप उसको बिल्कुल वॉच करें, आपको पता चल जाएगा कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। 1 मिनट, कहाँ चल गया था, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था अपने? चामुंडा माता वाला चल रहा था, 1 मिनट रुको भाई। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। बिल्कुल 294 प्रश्न चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ 294 में चामुंडा माता को राइट करना होगा। अब यहां प्रश्न है, किस देवी के मांस और मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता है? किस देवी के मांस और मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता है? तो यहां पर हमें राइट करना होगा, बिल्कुल यहां पर हमें केला देवी को राइट करना होगा। केला देवी को। किस देवी के मांस और मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता? तो केला देवी के। केला देवी के मांस और मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते साथियों, 296 की बात करते हैं। थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, 1 मिनट बने रहिएगा। क्या हो रहा है, वहां से चेक करो। 2 मिनट वेट करो भैया, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, तो ना। ये तो खुल रही है, ये तो आ रहा है क्वेश्चंस, ये तो बार बार आ रही है, रिपीट कैसे हो रही है? हाँ भाई, बाण माता कुल देवी है। बाण माता कुल देवी है। बाण माता कुल देवी है, जल्दी से फटाफट से बताइएगा। बाण माता कुल देवी है, फटाफट से बता दीजिएगा भैया। बाण माता कुल देवी है, मेवाड़ की, नाडोल की, जैसलमेर की, या मारवाड़ की? बाण माता कुल देवी है। बाण माता कुल देवी हैं, जल्दी से बताओ भैया, आंसर क्या होगा? मेवाड़ की। बाण माता कुल देवी है मेवाड़ की। यानी प्रश्न यह है कि बाण माता कुल देवी की आराधना कहां की जाती है? तो बाण माता की जो आराधना है मेवाड़ में की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते साथियों। चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। कौन सी देवी है जिसको चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है? कौन सी देवी है जिसको चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मां करणी मां को चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। करणी माता को हमें यहां पर क्लिक करना होगा, राइट। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में हुई है?
बिल्कुल वीर कल्ला जी को हमें राइट करना होगा, वीर कल्ला जी को हमें राइट करना होगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही जवाब होगा साथियों। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा, वीर कल्ला जी, बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा भाई। आगे बढ़ जाते हैं। किस संत के चमत्कार से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें जागीर प्रदान करी थी? जल्दी से जवाब करे भैया। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर जसनाथ जी। यहां पर बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों, जसनाथ जी। और आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 300 की बात करते हैं। किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कत्रियासर में है? ये क्वेश्चन मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं। सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आप सभी साथियों को कमेंट करना होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी है इसके बारे में आपको फटाफट से कमेंट करना होगा। वीडियो पर अगर आप पहले बार आ रहे हैं, चैनल पर अगर आप पहले बार आ रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं आपसे घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि क्या होगा कि मैं जैसे लाइव क्लास आपके सामने लेकर आऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप शुरुआत से हमारी क्लास में जुड़ जाएंगे। तो आज मैंने आपके सामने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं और कल भी साथियों आपके सामने जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, नए क्वेश्चन रहेंगे, रिवीजन नहीं होगा। कल जो क्वेश्चन रहेंगे पूरे नहीं रहेंगे 100 के 100 क्वेश्चन। तो मैं निवेदन करता हूं कि भाई आप रेगुलर हमारी क्लास से देखते रहें। रोजाना हम 50-50 का सेट करवा रहे हैं, आपको डिटेल से राजस्थान जीके हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम रीजनिंग आपको क्लास से उपलब्ध करा रहे हैं, मैथ की क्लास से हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और 15 तारीख के बाद में हम आपको जो हिंदी वाली क्लास से रोकी गई थी उसको भी हम पुनः शुरू करने वाले हैं। सुबह मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर की क्लास चल रही है, तो करंट अफेयर की जो क्लास है वो लिस्टेड क्लास चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक करंट अफेयर की रेगुलर क्लास होती है, तो उसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो कम से कम आप करंट अफेयर क्लास से भी लेना शुरू कर देंगे, तो एक तरह से आपका कंपटीशन लेवल है वो हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप सभी साथियों को कैसा लगा है क्लास आज का, फटाफट से कमेंट करो। मेरी ओर से, टीम की ओर से, परिवार के सभी सदस्यों की ओर से, यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी साथियों की ओर से आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि दोस्तों। मिलते हैं सुबह आपके सामने एक नई क्लास के साथ।